हेलो दोस्तों, एक बहुत कॉमन टर्म होता है ब्रेन में जिसको कहते हैं ग्लायोसिस। ये कई बार सीटी स्कैन में और एमआरआई की रिपोर्ट्स में आपने पढ़ा होगा। उसमें लिखा रहता है कि द पेशेंट इज़ हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लायोसिस इन द फ्रंटल लोब, इन टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब। तो ये क्या होता है ग्लायोसिस? इसका मतलब क्या होता है? ये क्यों होता है? इससे कोई परेशानी हो सकती है? इससे आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? या इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? आइए वही आज डिस्कस करते हैं। नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल, एमसीएच कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन रिसाइडिंग इन बरेली, डायरेक्टर ऑफ चंद्रकांति हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है ग्लायोसिस। व्हाट इज़ ग्लायोसिस? क्यों होता है? क्या होता है? आइए डिस्कस करते हैं। ग्लायोसिस का मतलब होता है कि जब ब्रेन में कोई गलाव, जब ब्रेन के कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो गल जाते हैं, गैंग्रीन हो जाती है, सड़ जाते हैं और फिर वो उसमें रह जाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लायोसिस। तो ग्लायोसिस एक प्रकार का ब्रेन का डीजनरेटिव एस्पेक्ट है जिसमें कुछ टिश्यूज़ ब्रेन के, नर्व्स ब्रेन की, वो डीजनरेट हो जाती हैं और लिक्विड फॉर्म में वहाँ पड़ी रहती हैं। इसको अगर आप सीटी या एमआरआई में देखेंगे तो ये नॉन फंक्शनल एंटिटी की तरह दिखता है, जिसमें ब्लैक ब्लैक दिखता है। और इसका मतलब ये होता है कि वो हिस्सा वहाँ ख़त्म हो चुका है। अब वो नसें, वो चीज़ वहाँ पे नहीं रही हैं और उसका अब कोई उपयोग नहीं है, वो नॉन फंक्शनल हो चुका है। तो इससे क्या होता है? कोई भी चीज़ ब्रेन में ख़त्म हो चुकी है, कोई हिस्सा ब्रेन का डिस्ट्रॉय हो चुका है, गल चुका है, सड़ चुका है, तो फिर वो उसका फंक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्से में ग्लायोसिस प्रेजेंट है। उस हिसाब से देखा जाता है मरीज के क्या सिम्टम्स हैं और उसमें कुछ सुधार हो भी सकता है या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ बड़ों में होता है, ये बच्चों में भी होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी होता है, पीडियाट्रिक्स में भी होता है और ये बड़ों में होता है। अब आइए जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं ग्लायोसिस के। बच्चों में जनरली ये कारण होते हैं हाइपोक्सिया की वजह से। मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो अगर उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिले तो ब्रेन में डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है, नसें उतनी नहीं बन पाती हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। थोड़े बड़े बच्चों में जनरली दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, इन सब की वजह से ब्रेन का हिस्सा जो है वो अफेक्ट हो जाता है और वहाँ वो हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाद में उसको ग्लायोसिस का फॉर्म वो ले लेता है। एडल्ट्स में जनरली पोस्ट ट्रॉमा ग्लायोसिस देखा ही जाता है, क्योंकि ट्रॉमा में अगर हेड इंजरी हुई है तो हेड इंजरी में कई प्रकार की हेड इंजरी होती हैं, मगर अगर ब्रेन में हेड इंजरी हुई है तो उसमें ब्लड आ जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, पानी भरने लगेगा। तो ये सब जो हैं ये बाद में तो ठीक हो जाता है, ब्लड भी कम हो जाता है, सूजन भी कम हो जाती है, मगर जहाँ पे ब्लड आ जाता है, जहाँ पे वो वेसल जो है वो फट जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, जहाँ पे सूजन हो जाती है, वो ठीक तो हो जाता है मगर वो हिस्सा जो है वो गल जाता है। तो इसी गलाव को ग्लायोसिस कहते हैं। तो एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्लायोसिस इज ट्रॉमा, हेड इंजरी। तो हेड इंजरी की वजह से बहुत कॉमन है कि बाद में 1 साल बाद आप अगर सीटी या एमआरआई कराएंगे तो वो उस हिस्से में वो लोग कहेंगे कि ग्लायोसिस हो गई है, मतलब वो हिस्सा नॉन फंक्शनल हो गया है। और कारण होते हैं स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक, इन्फार्क्ट। तो इससे क्यों? ये भी बिकॉज ऑफ कि ब्लड आ जाता है, अगर ब्लड फैल जाता है तो वो नस को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसकी वजह से भी ग्लायोसिस हो जाती है। और कॉजेज़ हैं इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ब्रेन, सिस्टिसर्कोसिस ऑफ ब्रेन और तमाम तरीके के पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ट्यूमर ऑफ ब्रेन। पोस्ट सर्जरी के बाद भी ग्लायोसिस हो सकती है, क्योंकि अगर आप ट्यूमर के लिए सर्जरी कर रहे हैं या स्ट्रोक के लिए सर्जरी कर रहे हैं या हेड इंजरी के लिए सर्जरी कर रहे हैं तो आपने ब्लड क्लॉट या ट्यूमर जो चीज़ है वो तो निकाल दी, मगर उसका हिस्से थोड़ा बहुत उसके पेरीमीटर में टिश्यूज़ डैमेज होते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो वो हिस्सा फिर ग्लायोसिस की तरह बाद में प्रेजेंट करता है। तो सर्जरी से भी ये कॉम्प्लिकेशन
होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स जनरली इसके डिपेंड करता है कि ये किस एरिया में ग्लायोसिस हुई है। अगर हाथ के चलने के एरिया में ग्लायोसिस हुई है तो हाथ की वीकनेस होगी, पैरों के एरिया में हुई है तो पैरों की वीकनेस होगी, अगर बोलने वाले सेंटर पे हुई है तो स्लरिंग ऑफ स्पीच होगी, अगर जजमेंट वाले डिसीजन मेकिंग वाले हिस्से में हुई है तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कन्फ्यूजन रहेगा और नॉर्मल थिंकिंग रहेगी। तो ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या ये कभी ठीक हो सकता है? ग्लायोसिस पर से कि कोई ठीक करने की दवा नहीं है। ये हिस्सा जो ब्रेन का डिस्ट्रॉय हो चुका है वो दोबारा रीजनरेट नहीं होता है। तो आप ये ना सोचें कि सीटी एमआरआई अगर आज कराया ग्लायोसिस है तो बाद में कराएंगे तो हो सकता है ग्लायोसिस ना दिखे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो ग्लायोसिस 10 साल बाद भी आपको सीटी और एमआरआई की रिपोर्ट में मिलेगी, मगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये हिस्सा सही नहीं होगा, ये हिस्सा रीजनरेट नहीं करेगा तो कोई दिक्कत जो है वो परमानेंट हो जाएगी। जनरली देखा गया है कि अगर आजकल की जो मेडिसिन होती हैं, जो इतने एडवांस तरीके हैं मेडिसिन के, तो उससे रीजनरेशन थोड़ा बहुत पॉसिबल है। अगर स्ट्रक्चरल एरिया में नहीं तो फंक्शनली इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट के सिम्टम में, चाहे वो हाथ की वीकनेस हो, चाहे स्लरिंग ऑफ स्पीच हो। तो ऐसा बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है कि ग्लायोसिस वाला हिस्सा कभी सही नहीं होगा। फंक्शनली काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि जो ब्रेन के नॉर्मल हिस्से हैं वो उस हिस्से का फंक्शन टेकअप करके काम करने लगते हैं। इसलिए मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, कंसल्ट करना डॉक्टर से बहुत ज़रूरी है, और मेडिसिन अगर आप कंटिन्यू लेंगे तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। इसमें बस यही है कि आपको मेडिसिन छोड़नी नहीं है, आपको मेडिसिन कम नहीं खानी है। जितनी प्रिस्क्राइब की हो, जितने दिनों के लिए प्रिस्क्राइब करी हो, आपको पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना ही रखना है।